सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। RWA परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई 2023 का जो विनायक बैच है उसमें अंकित सर के द्वारा मुझे इकोनॉमी और ज्योग्राफी की भूमिका दी गई है, उसे मुझे पढ़ाना है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक्स को डील करेंगे कि इकोनॉमी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस डेमो क्लासेस में। आप सभी जानते हैं कि विनायक बैच जो है यूपीएसआई का, वह बैच की जो डेमो क्लासेस है वो आपकी 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को तीनों दिन यूट्यूब पर लाइव रहेगी। उसके बाद चौथी क्लासेस जो है वो क्लासेस आपकी एप्लीकेशन में सीधी चलेगी। चलिए, सभी को जय श्री राम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। RWA के इस ऑनलाइन मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जो यूपीएसआई की विनायक बैच है वह 3 दिन लगातार डेमो के रूप में चलेगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि चौथे दिन जो है वह एप्लीकेशन में रन होगी। तो आप इन 3 दिनों के अंदर जो है हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड फी है 20%, जो कि आपको बताया है। फिर वही बात है कि मैथ्स जो है हमारे सर के द्वारा सुबह 7 बजे क्लासेस चल रही है। नवीन सर हिंदी की क्लासेस 8 बजे ले रहे हैं और हिस्ट्री 12 बजे से चलेगी, जो कि अभी थोड़ी स्थगित है कुछ समय के लिए। रीजनिंग की क्लासेस भी आपके सर ले रहे हैं दोपहर 1 बजे। 2 बजे पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की जो क्लासेस है वो 4 बजे चलाई जाएगी, जिसमें अभी हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस को रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस की क्लासेस है शाम को 8 बजे। तो ये तमाम बातें थी जिसको बताना था। और विनायक बैच में मैंने आपको बताया, अभी आप यूपीएसआई 20 अगर आप ये कोड डालेंगे, कूपन कोड, तो आपको जो कोर्स है वो कोर्स 800 रुपये में आपको अभी परचेस हो जाएगा। उसके बाद ये कोर्स है, इसकी जो कीमत है वह 1000 रुपये या 999 रुपये आपको पड़ेगी। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले तो मैं अब विषयगत शुरुआत करना चाहता हूं। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सभी लोग, नमस्ते गुरुजी कह रहे हैं। देखिए, कोर्स की शुरुआत या बैच की शुरुआत में अपने परिचय से करूंगा। सभी लोग मेरा नाम भी जानना चाह रहे हैं मैं देख भी रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, परिचय के साथ में इस कक्षा की शुरुआत करता हूं। तो मेरा नाम कुमार विनय है और जैसा कि आपको पता है, मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, ये सारा का सारा पार्ट जो है मेरे पास ही जिम्मेदारी है विनायक बैच में इसकी। तो इसके साथ मैं आपको शाम को 4 बजे लगातार जुड़ूंगा, डेली जुड़ूंगा आपसे। अभी हम स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेंगे। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस कंप्लीट होगी फिर हम इसमें ज्योग्राफी से आपके साथ जुड़ेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग अब कक्षाओं की शुरुआत करते हैं और पहले एक सिलेबस को समझ लेते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले सिलेबस को। तो सिलेबस में आज का जो लेक्चर है और कल का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिन्हें हमें पढ़ना होगा। और वो चीजें कौन कौन सी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक बात हो गई अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। आपने दोनों ही शब्द सुने होंगे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन दोनों का क्या मतलब है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो हम यही देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम देखेंगे, एक बात देखेंगे संसाधन की, कि संसाधन क्या चीज होती है। संसाधन को हम इंग्लिश में रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं कि रिसोर्सेस क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधन शब्द जो है वह बार बार हमसे जुड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो बात है वह चक्रीय प्रवाह की है, या हम बोल सकते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह हम पढ़ेंगे इसके अंदर। भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, क्योंकि जो पैसा हमारे पास होता है उस पैसे को हमें बाजार में उसे गतिशील बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पैसा गतिशील नहीं होगा तो इससे क्या क्या
फायदे हैं, नुकसान है, तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। मैं केवल पहले टॉपिक की बात कर रहा हूं, हम अभी हमारे मूल टॉपिक पर नहीं आए हैं। तो आप लोग निश्चिंतता के साथ पहले इत्मीनान से सुनिए कि सिलेबस में हमें क्या क्या देखना है। आप निश्चिंतता के साथ मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्लास नोट्स से बाहर नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत रहें इस बात पर। केवल मेरी बातों को आप समझें, और समझने के साथ साथ केवल और केवल एक काम करें कि केवल और केवल मेरी बातों को सुने, दिमाग पर वजन ना डालें बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का। सारी बातें आसानी से समझ में आपको आएगी निश्चिंतता के साथ। बस मेरी एक आपसे मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को भी मैं आपके सामने रख दूंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको केवल और केवल सुनने पर और समझने पर ध्यान देना है दोस्तों। अगर आपने सुनने और समझने के अलावा लिखने पर ध्यान दिया या फिर कमेंट में ध्यान दिया तो दोस्तों बातें स्लिप हो सकती है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मैं कुछ बोलता हुआ निकल जाऊंगा, फिर पता चला कि आपसे वो बात मिस हो गई। तो मैं कतई ऐसा नहीं चाहता कि ये आपके साथ दुविधा ऐसी बने। स्पष्ट है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेरी हर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने कौन कौन सी बात कही है। अगर आपने मेरे साथ केवल इतना कर लिया तो यकीन मानिए आप अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को केवल पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, उसको जीना सीख जाओगे। और कैसे जीना सीखना है इसकी जवाबदारी मेरे सामने है। ठीक है? तो आप निश्चिंत रहें, मेरे ऊपर भरोसा करें, अंकित सर के ऊपर भरोसा करें, हमारी RWA टीम के ऊपर भरोसा करें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी हमारी है। चलिए आइए, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, फिर संसाधन की हम थोड़ी सी बात करेंगे, आय के चक्रीय प्रवाह को लेकर के हम बात करेंगे, फिर उत्पादन के कारकों को लेकर के बात करेंगे, उत्पादन के कारकों को लेकर के बात करेंगे कि उत्पादन किन किन चीजों का होता है। कारक का मतलब फैक्टर होता है, या फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज भी इसे कह देते हैं। ये सारी की सारी बातें हम इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है? और इंट्रोडक्शन के साथ ही और भी कुछ बातें हैं जिनको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार आपने सुना होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक प्रकार तो यह आपने सुना है। दूसरा प्रकार आपने यह भी सुना होगा कि बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। फिर आपने यह भी सुना होगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। ये सारी बातें आपने सुनी होगी, और इन सारी बातों को हम इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे। निश्चिंत रहिए आप लोग, सारी बातें इस क्लास में आने वाली है। ठीक है दोस्तों? फिर जब इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मुद्रा, यानी कि मनी। मनी की क्या आवश्यकता पड़ी, मुद्रा के क्या उपयोग है, मुद्रा का प्रयोग कैसे हुआ। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिसमें एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी, है ना, वस्तु। और आज भी हम गांव में वही करते हैं। गांव में क्या करते हैं भैया, गेहूं लाते हैं, कोई सब्जी फेरी वाला आया है तो हम क्या करते हैं, गेहूं लेकर के गेहूं उसको देते हैं, और वह जो है सब्जी जो है बराबर तोल के या फिर आधा निकाल के जो भी वो करे उससे हमें सब्जी देते, तो वो उसको गेहूं की प्राप्ति। गेहूं भी तो वस्तु है, और जो टमाटर लेंगे या जो भी सब्जी लेंगे वो भी क्या है, वस्तु है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, ये मुद्रा के अंतर्गत है। और मुद्रा, चूंकि मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति सारी चीजें लिंक है, तो उसी से अगर मुद्रा ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति, या इसी को महंगाई कह देते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आने वाले हैं, अभी निश्चिंतता के साथ आप पढ़िए, केवल ये सारे टॉपिक आएंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति से देखो, अगर मुद्रा की मात्रा ज्यादा हुई तो चीजें महंगी होगी। आ रही बात समझ में? अगर मुद्रा की मात्रा ज्यादा हुई तो चीजें महंगी होगी, जिसे हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। और अगर मुद्रा की मात्रा कम हो गई तो चीजें सस्ती हो जाएगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अवस्फीति के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुद्रास्फीति कितने प्रकारों से होती है, कैसे इससे निपटा जा सकता है, तमाम बातें। और मुद्रास्फीति के साथ ही एक शब्द आप और जोड़ सकते हैं, ट्रेड साइकिल। या ट्रेड साइकिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार चक्र। क्या बोलते हैं इसको, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। ये व्यापार चक्र के ही उपकरण है। भैया आपने सुना होगा कि जो बाजार है वह कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। तो ये जो व्यापार है, अगर मैं एक लाइन यहां पर बनाऊं, ये ट्रेड साइकिल है, तो कभी कीमतें ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती है ना। तो ये जो दौर है यहां से यहां तक का, ये इन्फ्लेशन है। और ये जो दौर है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, ये कौन सा आपका डिफ्लेशन वाली स्थिति है। तो यहां पर बूम होगा, बूम मतलब तेजी,
और यहां पर होगा डिप्रेशन जिसका बोलते हैं मंदी। तो ये तमाम बातें जो है ये भी इसके अंतर्गत आएगी। तो मुद्रा, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, ये सारे टर्म जो है इसके साथ में आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें बैंकिंग की, देखिएगा ये जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर की। आपने सुना भी होगा बैंक, तो मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्या क्या करती है। ठीक है, बैंक जो है मुख्य रूप से आप जाते हैं बैंक में, कुछ पैसा जमा करवाते हैं। तो भैया जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में पैसा जाकर के जमा करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है, कोई उत्पादन कार्य में खर्च करना चाहता है, तो वो बैंक से पैसा लेगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई मकान लेना है, कोई प्लॉट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक से पैसा लूंगा। ठीक है, तो बैंक दोनों ही काम, इसके अलावा भी बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करती है, डेबिट कार्ड इशू करती है, चेक बुक जारी करती है, सारी बातें। ये बाकी बहुत सारे साथी जो है वो सर निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, दोस्त पहले सिलेबस तो समझिए, इत्मीनान से समझिए, मजा आ जाएगा, बस पढ़ते रहिए, ये सारी बातें आएगी शेयर मार्केट की, और ये सारी बातें जरा देखिए आगे। तो ये बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बैंकिंग सेक्टर में आप सभी जानते हैं बैंक में एक हमारी जो केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बैंकें जो होती है वह कमर्शियल बैंक होती है, आपको पता है कमर्शियल बैंक होती है, और कमर्शियल बैंक जो है वह कोई नेशनलाइज्ड बैंक भी हो सकती है, राष्ट्रीयकृत बैंक भी हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक जो है वह कोई निजी बैंक भी हो सकती है, तो प्राइवेट बैंक भी कमर्शियल बैंक हो सकती है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये कमर्शियल बैंक जो है विदेशी बैंक भी हो सकती है, फॉरेन बैंक, ये भी पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है बैंकिंग सेक्टर जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आरबीआई। आपका आरबीआई कैसे मुद्रा की आपूर्ति, यानी कि पैसा अगर बाजार में ज्यादा हो जाता है, ये अभी तो केवल सिलेबस समझा रहा हूं, जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बैंकिंग के अंतर्गत है। जैसे ही बैंकिंग हमारा कंप्लीट होगा तो राष्ट्रीय आय की चीजें पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय आय में आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा आपने, एक आपने सुना होगा जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपने जीडीपी के साथ सुने होंगे। एक फैक्टर आपने सुना होगा पीसीआई, पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें बहुत सारे साथी लोग जो हैं वह मैसेज भी कर रहे हैं, है ना, मैं आपके लगातार मैसेज देख रहा हूं, काफी कुछ आप सीखेंगे मुझसे, ध्यान रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित बातें हो गई। फिर देखिए कर प्रणाली की हम बात करेंगे। कर प्रणाली का मतलब है इंडियन टैक्स सिस्टम, कि भैया भारत में टैक्स सिस्टम कैसा है। तो आप सभी जानते हैं भारत में टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार 2016 के अधिनियम से आया है, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो सामने आया है। तो जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तु और सेवा कर, तो जीएसटी सबसे बड़ा सुधार है, लेकिन जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। तो मैं सारी बातें आपको ये बताऊंगा। तो कर प्रणाली में हम बात करेंगे टैक्स बेस क्या होता है, कर आधार किसे कहते हैं, ये तमाम बातें इससे संबंधित यहां पर हम करेंगे। ठीक है, स्पष्ट है सबको। अगला देखिएगा राजकोषीय नीति। ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही एक बात समझ में आती है, वो है बजट, है ना। ये बजट जो है वह राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है। तो राजकोषीय नीति ध्यान रखना है, क्योंकि बजट कौन बनाता है, तो बजट जो है वह सरकार बनाती है। अब सरकार बनाने से क्या मतलब है, सरकार से मतलब है कि केंद्र के लेवल पर केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य के लेवल पर कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो बजट दोनों ही बनाते हैं। तो सरकार जो नीति बनाती है उसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। तो यह बात भी आपको समझ में यहां पर आ जाएगी। फिर अगला है वित्त बाजार, या इसी को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। वित्त बाजार दो रूपों में होता है, सभी लोग जानते हैं। एक को हम बोलते हैं मुद्रा बाजार और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार। मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी बातें जो है हम पढ़ेंगे। मुद्रा बाजार में वही है असंगठित मुद्रा बाजार, जो कि सेठ साहूकारों से हमारे घर वाले जो है या हम जो है कभी कभार पैसा लेकर के आते हैं कि जो है एक अर्जेंट काम आ गया है, खेती के लिए काम आ गया है, तमाम दुविधाओं के लिए काम आ गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें। फिर पूंजी बाजार, इसी को हम बोलते हैं शेयर मार्केट। क्या बोलते हैं इसको, शेयर मार्केट, जिसमें सेबी को भी हम पढ़ेंगे। मैंने देखो हर एक टॉपिक को लिखा नहीं है, उसकी हेडिंग को लिख दिया है कि उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वित्तीय बाजार में ही शेयर मार्केट में हम क्या पढ़ेंगे, सेबी को पढ़ेंगे। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि पूंजी बाजार के नियामक का कार्य करती है।
तो ये बातें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी भैया, ठीक है। इसके साथ ही जो निफ्टी और आप सेंसेक्स की बात कर रहे थे, ये सारी की सारी बातें, इन्हें हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इन्हें? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज भी किसका हिस्सा है? तो शेयर मार्केट का हिस्सा है, जिसमें प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है ना। ये सारे काम करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको देखेंगे। फिर देखिएगा, अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, अभी मैं बताऊंगा अभी आगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला क्षेत्र है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। ये कृषि तो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के अंदर ही दोस्तों, एग्रीकल्चर के अंदर ही बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो एग्रीकल्चर में केवल और केवल खेती करना नहीं, खेती किन किन चीजों की, तो ध्यान रखिएगा, आप फलों की खेती कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो पोमोलॉजी इसमें आता है। आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, तो जब सब्जियों की खेती कर सकते हैं आप, तब इसे हम क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। आप क्या कर सकते हैं? फूलों की भी खेती कर सकते हैं, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। खेती के साथ साथ जो ये बात लिखी हुई, ये संबंध क्षेत्र मतलब होते हैं इससे जुड़े हुए क्षेत्र। तो इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? तो एक क्षेत्र हो सकता है आपका पशुपालन, भैया पशुओं को पालना भी तो खेती से ही संबंधित है। एक आपका हो सकता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब पीसी कल्चर, है ना, मत्स्यन बोल देते हैं हम इसको सामान्य रूप से। जो मछली पालन होता है उसको हम बोल देते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर की है, वो हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट है? वहीं पर उद्योगों की बात कर लेंगे। फिर उद्योग का मतलब है इंडस्ट्रीज और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा नोएडा, नोएडा का नाम आपने सुना है, तो नोएडा एक क्षेत्र है। आपने एक और बात सुनी होगी SEZ, SEZ, मैं केवल अभी फुल फॉर्म बता देता हूं, सारी बातें फिर करेंगे हम इत्मीनान से। जैसे SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो भैया जहां पर केवल और केवल इंडस्ट्रिया है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है? उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी, और जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी तो फिर आप समझ सकते हैं वहां पर रोजगार ज्यादा होगा, मतलब उद्योग ज्यादा है तो रोजगार डेफिनेटली ज्यादा होगा, ठीक है। ये सारी बातें, तो जो नोएडा की मैंने बात करी, नोएडा चूंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका फुल फॉर्म ही ये है। देखो, दिल्ली में एक क्षेत्र ओखला पड़ता है, और ओखला क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषण हो गया था, वहां पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा हो गया था, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से एक नया क्षेत्र बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं नोएडा, है ना, और लिखा हुआ है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आ रही बात समझ में? ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद फिर टर्शियरी सेक्टर की हम बात कर लेंगे कि सेवा क्षेत्र क्या है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी तो एक सेवा है। RWA हमारा एक ऑनलाइन मंच है, ये भी तो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, तो ये सेवा क्षेत्र है। तो ये सारी की सारी बातें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम बहुत सारी योजनाओं की बात कर लेंगे, प्लान की बात कर लेंगे, और आर्थिक नियोजन की बात कर लेंगे। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे देश की आजादी के बाद फिर हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, तो पंचवर्षीय योजनाओं का श्रेय हमने रशिया से लिया, जो सोवियत संघ रूस है वहां से हमने लिया इस बात को। उसके बाद फिर योजना आयोग की स्थापना करी, फिर हम अभी 2015 में नीति आयोग लेकर के आए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये इस योजनाओं के साथ ही डील करेंगे। और एक और विशेष बात, इसी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की चूंकि परीक्षाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जो योजनाएं लागू की गई है उनकी तिथियां, इनसे संबंधित भी बात यहां पर हम लोग करेंगे। जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम सेंसस की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे। 2011 की जो जनगणना है उसकी हम बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के आधार पर कहां कहां कैसी बस्ती है, कहां कहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ये तमाम बातें जो हैं इससे संबंधित हम जनगणना के अंतर्गत करेंगे। स्पष्ट है? उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी वाले टॉपिक को लेकर के रहेंगे। तो गरीबी क्या होती है, गरीबी से कौन कौन सी समितियां संबंधित है उनकी हम बात करेंगे। वहीं बेरोजगारी की हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे कि बेरोजगारी क्या चीजें होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन की बात कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन से मेरा मतलब है वर्ल्ड बैंक, आपने नाम सुना होगा विश्व बैंक का, इसकी हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में
फिर आपकी बात कर लेंगे WTO, है ना, वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उसकी बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी हम बात कर लेंगे। यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो आर्थिक या वित्तीय बातों से जुड़ी होती है, संगठन जो है उनकी हम बात यहां पर कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सिलेबस पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। स्पष्ट है सबको? आप लोगों के कमेंट भी मैं लगातार देखता जा रहा हूं, है ना। मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स की जो भाषा है वह हिंदी में थोड़ी जटिल है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चलूंगा। अधिकांश शब्द मेरे अंग्रेजी में रहेंगे या हिंदी में रहेंगे, मैं दोनों को लिखूंगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो भी आपके सुझाव होंगे मैं बिल्कुल आपको इससे आपको रूबरू होऊंगा इन सुझावों से। और बाकी तो आपका टेलीग्राम चैनल बना ही है, अगर कोई आपके डाउट हो तो आप वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। स्पष्ट है? कब तक खत्म होगा यह देखिए, अभी तो शुरू करें, अभी कहां खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। आपके पास इत्मीनान से समय है। अभी UPSI की जो बैच है वही अनाउंस हुई है, अभी एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप इत्मीनान से पढ़िए, शानदार पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, है ना, और मजा आ जाएगा। बस आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो थी वह मैंने इससे संबंधित आपको बताई। चलिए अब मैं क्या कर लेता हूं कि टॉपिक डाल लेता हूं और चीजों को हम आगे अब समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो बात है वह हम इंट्रोडक्शन को लेकर के करते हैं। और इंट्रोडक्शन में अब सभी लोग ध्यान दें, कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। कमेंट आप न करें तो ज्यादा बेटर है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा कमेंट करने का, आपसे बात भी करूंगा। आप पहले ध्यान दीजिए केवल और केवल मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर, नहीं तो आप बहुत सारी चीजों को छोड़ दोगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहले थोड़ा। अब असली टॉपिक पर आ गए हैं, अब थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली बात है हमारी वो दो शब्दों को लेकर के है। एक तो सबसे पहला शब्द है अर्थशास्त्र, ठीक है, और अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और दूसरा जो शब्द हमारे सामने है, या दूसरी जो बला हमारे सामने है, चूंकि अब यह बला नहीं रहेगी, निश्चिंत रहिएगा, वो शब्द कौन सा है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास अंग्रेजी में एक शब्द है और वो शब्द कौन सा है? इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। ये दो शब्द जो है हमारे पास में उपस्थित होते हैं, या इन शब्दों के बारे में हमें ध्यान थोड़ा सा रखना है। तो क्या है ये बला, क्या है ये समस्या? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है। शानदार तरीके से पढ़ना है, इधर ध्यान देना है, कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बातें हैं जो रट्टाफिकेशन वाली बातें मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि अर्थशास्त्र के जो पिता है ना, अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र के पिता की, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है ना। तो मैं ऊपर ही दो चार बातें लिख देता हूं। अर्थशास्त्र के जो पिता है या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वह एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? इकोनॉमिक्स, ठीक है, वह एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्तों। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है। और एडम स्मिथ की एक बुक है, ये अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के पितामह के पिता। जैसे हर एक विषय का पिता होता है, ठीक है, वैसे ही अर्थशास्त्र भी एक विषय है और उसके पिता कौन है? एडम स्मिथ है। और 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके काम की चीज है ये वेल्थ ऑफ नेशन। मैं आपको इसके आगे भी बता देता हूं, लेकिन वो काम की नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे था 2021-22 का, उसमें पहली ही पंक्ति, इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ जारी किया जाता है, उसमें पहली ही पंक्ति थी कि हमारा जो बजट है इस बार का, या इस बार की जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो हमारा एडम स्मिथ की किताब जो है वेल्थ ऑफ नेशन, उससे प्रेरित है ना। और एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभार प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये क्या होती है, तो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। और इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें चर्चा
की है दोस्तों। स्पष्ट है? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए आप लोग, केवल ध्यान दीजिए यहां पर पढ़ने पर। ठीक है, चलिए यहां पर एक शब्द है अर्थशास्त्र। ध्यान रखना है दोस्तों, अर्थशास्त्र को जब मैं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट कौन कौन से होंगे जरा उसको ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र जो है उन दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक आपका शब्द है अर्थ, क्या शब्द है? अर्थ। और दूसरा आपका शब्द कौन सा है? शास्त्र। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, है ना, ये सुना है ना आपने, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब दरअसल यहां पर सिद्धांत है, और अर्थ का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थ मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। आपने संदीप भैया वाला ये जो थॉट है ये सुना होगा आपने, अगर आपने वेब सीरीज देखने के आप शौकीन हैं। ठीक है, तो संदीप भैया वाला जो ये है चीजें हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर परिवार प्रबंधन, परिवार भी इसी में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, अगला देखिएगा, अर्थ का मतलब यहां पर क्या है? तो अर्थ का मतलब यहां पर होता है धन। ठीक है, धन यानी कि मनी, रोकड़ा, रुपया, ये सारी बातें वो धन है। अर्थ का मतलब होता है धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक शब्द हमारे पास उभर करके आता है, और वो डेफिनेशन क्या होती है? धन से संबंधित सिद्धांत। क्या आती है? धन से संबंधित सिद्धांत। तो मैंने यहां लिख दिया धन से संबंधित सिद्धांत। धन से संबंधित सिद्धांत या नियम या कानून, जो भी। ठीक है, धन से संबंधित सिद्धांत या फिर धन के सिद्धांत, ये बात भी सही है। धन के सिद्धांत, एक ही बात है कि देखो केंद्रीय भूमिका धन की है यहां कि सिद्धांत। भैया सिद्धांत कैसे सिद्धांत? तो ऐसे सिद्धांत की मांग कैसे बढ़ाई जाए। मांग बढ़ाना है, किसी व्यक्ति की डिमांड बढ़ाना है, तो मांग कैसे बढ़ाएंगे? जब उसकी जेब में पैसा होगा। तो भाई पैसे कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि प्राइस कैसे क्या होगा, ये सारी बात है। तो धन से संबंधित सिद्धांत है ये। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन का भैया तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये सिद्धांत है। और इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है कि आपने कोई बॉल एक बढ़िया सी फेंकी, और जब आपने बॉल फेंकी तो बॉल जो है गई और वापस से आ गई। तो ये गई और आई, ये जो बॉल आपने फेंकी और फेंकने के बाद जो वापस से ये आ रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। तो क्रिया की और फिर आपको क्या मिली? प्रतिक्रिया। तो ये इसका प्रैक्टिकल रूप है। आपने किताब में पढ़ा कि भैया न्यूटन ने ये कहा कि जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका प्रैक्टिकल रूप जो है वो क्या है आपका? वो है आपका अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ध्यान रखना है धन से संबंधित सिद्धांत कि धन का प्रयोग कहां किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, सारी बातों से संबंधित ये बातें हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वह एक सैद्धांतिक विचारधारा यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सैद्धांतिक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक विचारधारा, सैद्धांतिक विचारधारा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सैद्धांतिक विचारधारा है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये अर्थशास्त्र हो गया है। ठीक है, अब देखो अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र की मैं अगर बात करूं तो ध्यान रखिएगा एक वैज्ञानिक थे, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आपका जिनका नाम जो था, जिन्होंने विभाजन किया था, फ्रिश्क महोदय था। क्या नाम था? फ्रिश्क महोदय। ठीक है, या रैगनर फ्रिश्क बोल देते हैं इनको। ठीक है, ये इनका नाम था। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। सबसे पहला आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और व्यष्टि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स बोलना है क्योंकि अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं उसको? समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जिन चीजों का विश्लेषण किया जाए। ठीक है, जैसे निश्चिंत रहें आप,
ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इत्मीनान से मिलेगी, है ना। ध्यान से केवल समझिए। व्यष्टि के अंतर्गत माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटी छोटी, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म ही होता है, सूक्ष्म भी होता है, इसीलिए इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हर एक एक सूक्ष्म बातों की बात होगी ना। तो जैसे होगी इसमें प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, या किसी परिवार की आय। परिवार भी तो एक छोटी इकाई है ना, परिवार की आय। इन बातों का यहां पर ध्यान देंगे। समष्टि में क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय जब सभी लोगों की, पूरे देश के नागरिकों की जोड़ दी जाती है। हाँ बिल्कुल, यह व्यक्तिगत अध्ययन है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह व्यक्तिगत अध्ययन है, और वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो ना वो सब लोगों को साथ में मिलकर के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां पर आप मांग को पढ़ेंगे कि मांग क्या है, यहां पर आप कीमत को लेकर के पढ़ेंगे कि कीमत क्या है। ठीक है, इनकी बातें आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। लेकिन जब बात बड़े लेवल पर हो जाएगी तब उस भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पर अब आप किसी एक व्यक्ति की आय के बारे में नहीं सोचेंगे, यहां पर आप पूरे देश की आय के बारे में सोचेंगे। और जैसे एक बात आ गई आपकी राष्ट्रीय आय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम यहां पर होगा। ठीक है, बिल्कुल, मैंने अब थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लिया इसका। ठीक है, उसके बाद गरीबी, गरीबी चूंकि एक व्यक्ति की नहीं देखी जाती, पूरे समग्र रूप से पूरे समाज की गरीबी देखी जाती है, आर्थिक सामाजिक रूप से गरीबी देखी जाती है। तो ये यहां पर आप ध्यान देंगे। नेशनल इनकम की बात हो गई, गरीबी की बात हो गई, बेरोजगारी की बात हो गई, बेरोजगारी, तो ये बेरोजगारी वाला टॉपिक भी कहां पर आएगा आपका, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। वहीं पर अगली बात हम करें तो मुद्रास्फीति की बात कर लेंगे यहीं पर, है ना। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, महंगाई जिसे हम कह देते हैं, एक अवस्फीति। तो ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपकी इन सब चीजों से संबंधित होती है। ठीक है, अब ये चूंकि बड़ा नहीं होगा, चलिए ये बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भैया रेगनर फ्रिश्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, एक को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये तो अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बेसिक सी बातें हुई है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, कि अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है वो जरा सा देखिएगा आप। देखिए अर्थव्यवस्था भी यहां पर दो शब्दों से मिलकर के बनी है, एक शब्द है आपका अर्थ और दूसरा शब्द है आपका व्यवस्था। एक शब्द है आपका अर्थ और दूसरा क्या है, व्यवस्था। यहां पर भी वही सेम बात है, अर्थ का मतलब भी यहां पर क्या है, जो वहां पर था बदलेगा तो नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ का मतलब यहां पर भी क्या है, धन है, और व्यवस्था का मतलब होता है एक सिस्टम, एक व्यवस्था। अगर हम इसको समग्र रूप से देखें तो इसको समग्र रूप से देखेंगे तो हमारे पास एक परिभाषा सामने आती है, और वो परिभाषा क्या आती है, धन से संबंधित व्यवस्था, कि धन का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाएगा। और आपने देखा भी होगा, देखिएगा जरा समझिएगा इस बात को। अच्छा, किसी भी एक देश में, अगर हम किसी एक देश की बात कर ले तो उस देश में क्या क्या चीजें होगी, मैं अगर आपको नया पेज लेके बता दूं, ये मैं बता देता हूं यहां पर, अर्थव्यवस्था, है ना। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर एक कोई देश है तो देश में सबसे पहले चार चीजें होना चाहिए। हम कहेंगे तभी तो कहेंगे कि एक कोई देश है। या ध्यान रखिएगा, कोई देश होने की चार शर्त है। सबसे पहली शर्त है कि वहां पर भूमि हो। क्या होनी चाहिए, भूमि होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वहां पर जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होती है कि वहां पर सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरकार। और इन सबसे बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, संप्रभुता होनी चाहिए। अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। मुझे बताइए, भारत में भूमि है, भारत में जनसंख्या भी है ना, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में सरकार भी है, सभी को पता है, केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है और हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। वहीं पर संप्रभुता भी भारत के पास है, यानी कि भारत अपने निर्णय खुद लेता है, किसी दूसरे के निर्णय के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता कि यार कोई व्यक्ति हम हमारे निर्णय जो है दूसरे से प्रभावित करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो भारत में ये सारी चीजें हैं, इसीलिए भारत क्या है, एक देश है। क्या है, भारत एक देश है। आ रही है आपको बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर भारत देश है तो इस देश के अंदर कुछ नागरिक भी होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे? नागरिक होंगे। और उसके बाद इसी देश के अंदर कुछ संसाधन भी होंगे। संसाधन, संसाधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में इसको? रिसोर्सेस। ठीक है। और नागरिक को हम क्या बोलते हैं? सिटीजन या पीपल आप बोल सकते हैं ना। सिटीजन के साथ साथ पीपल भी तो यहां रहते हैं, सिटीजन तो केवल भारत के ही हो गए। ठीक है, तो ये दोनों लोग यहां पर है। और देखिए एक और क्रम है सरकार। तो सरकार के पास बहुत सारी संसाधन है। संसाधन क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संसाधन जो होते हैं वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्रम से लिखिए, ये ऐसा है वैसा। निश्चिंत रहिए, आप समझिए, केवल सारी बातें लिखवाऊंगा मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध होगी। तो भारत में सरकार है और भारत में बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र के पास। वो क्या करती है कि भारत में संसाधन भी है। संसाधन बहुत सारी चीजें, भूमि आपका संसाधन हो सकता है, पानी हो सकता है, कोयला हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। तो सरकार क्या करती है? संसाधनों का आवंटन करती है। क्या करती है? संसाधनों का आवंटन करती है। और संसाधनों का आवंटन किसको करती है? किसी भी कंपनी को या किसी व्यक्ति को या नागरिकों को करती है। और वह व्यक्ति या नागरिक क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग करके नागरिकों को ही सुविधा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, हमारे पास में मान लीजिए कोयला है। क्या है? कोयला। तो भारत देश के पास कोयला है और सरकार ने कोयला क्या किया? एनटीपीसी को आवंटित कर दिया। किसको आवंटित कर दिया? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को आवंटित कर दिया। और इसने जब कोयले का आवंटन एनटीपीसी कंपनी को दिया तो एनटीपीसी ने क्या किया? कोयले से बिजली बना ली। ठीक है, और कोयले से बिजली बना करके वापस से किसको दे दी? नागरिकों को दे दी। ठीक है, तो एनटीपीसी ने क्या किया? नागरिकों को बिजली उपलब्ध करवा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो गया, सामाजिक आर्थिक कल्याण हो गया, उनको बिजली मिल गई। क्या बिजली ऐसे ही मिली? नहीं मिली होगी। यहां पर प्रश्न यह बनता है कि सरकार ने जब संसाधन किसको अलॉट किया? संसाधन किसको अलॉट किया? किसी नागरिक को किया। तो नागरिक ने बदले में क्या दिया? पैसा दिया। जैसे संसाधन कोयला जो है, ये कोयला एनटीपीसी को दिया सरकार ने, तो एनटीपीसी ने क्या किया? कुछ पैसा दिया। और जब पैसा दिया इसने, एनटीपीसी ने किसको पैसा दिया? सरकार को। तो अब एनटीपीसी ने उसी कोयले से बिजली बनाई, और बिजली बनाने के बाद में उसने क्या किया? नागरिकों को बिजली दे दी। और जब नागरिकों को बिजली दे दी तो नागरिकों से एनटीपीसी ने क्या लिया? पैसा लिया। तो धन यहां पर आना ही चाहिए। अगर धन है तो ही अर्थव्यवस्था है, अदरवाइज आपको अर्थव्यवस्था फिर पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो धन से संबंधित व्यवस्था है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था हम लोग इसको कहते हैं। आ गई होगी बात आपको समझ में? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ये बातें आपको यहां पर समझ में आई कि अर्थव्यवस्था जो है वह धन से संबंधित व्यवस्था है। अगर इसी चीज को मैं अगर यहां पर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? जरा सा वो देखिएगा। एक ऐसी व्यवस्था, लिखिए जरा इसमें, मैं यहां पर लिखता हूं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार द्वारा नागरिकों को संसाधनों का आवंटन किया जाता है। नागरिकों को संसाधनों का आवंटन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। आवंटन किया जाता है, आवंटन किया जाता है ताकि नागरिकों का अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने वही बातें आपको यहां पर बताई थी, मैं एक बार पुनः लिख देता हूं। यहां पर कोई नागरिक है, ठीक है, और यहां पर क्या है? संसाधन है। तो सरकार ने क्या किया? संसाधनों का आवंटन किसको किया? नागरिक को किया। तो ये आवंटन मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, और नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके, तो मैक्सिमम वेलफेयर हम इंग्लिश में बोलते हैं, मैक्सिमम वेलफेयर वो सुनिश्चित हो सके। अगर मैक्सिमम वेलफेयर है तो समस्या कोई हेडेक ही नहीं है। ठीक है,
अब यहीं पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सरकार संसाधनों का आवंटन क्यों करना चाहती है, ताकि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। अब ध्यान रखना, ये अधिकतम कल्याण का ही तो लफड़ा है। अब अधिकतम कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, तो जरा यहां पर देखिएगा। अधिकतम कल्याण के लिए हमें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, और संसाधनों का ही अभाव है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी देश के पास संसाधन है ही नहीं, या तो वह बहुत ही गरीब देश है, या फिर किसी के पास है संसाधन तो उसके पास तकनीक नहीं है, आवंटन ठीक नहीं है। यह बड़ी समस्या है। भाई मेरे घर में मान लीजिए खाने के लिए आटा ही नहीं है, गेहूं ही नहीं है, तो समस्या है ना, मैं तो भूखे मर जाऊंगा। तो इस समस्या को कैसे सोल्व करूं, आखिर क्या करूं संसाधन के लिए मैं। एक बता रहे हैं विश्वकर्मा जी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का अभाव है। ठीक है, संसाधनों का अभाव है। देखिए दोस्तों, मैंने सिंपल सी बात में ये आपको बताया कि भारत में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो केंद्रीय समस्या है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या होता है, सरकार का उद्देश्य होता है वेलफेयर करना या कल्याण करना। सामाजिक कल्याण करना मतलब समाज का कल्याण करना। समाज जो निचले पायदान पर है उस समाज को ऊपरे पायदान तक पहुंचाना, उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे बिजली, सड़क, पानी, ये सारी बातें, ये सारे संसाधन है दोस्तों। ठीक है, तो आवंटन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनका आवंटन करना। तो भैया सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में अगर आवंटन कर दिया, जैसे एक एग्जांपल मैं लेके और आपको बता दूं ताकि और स्पष्ट रहे। जैसे एक संसाधन है यूरेनियम। यूरेनियम सभी लोग संसाधन मानते हैं यूरेनियम को, यूरेनियम 235 बोल सकते हैं हम इसको, है ना, या यूरेनियम ही मान लेते हैं। सरकार ने किसी व्यक्ति को आवंटित किया यूरेनियम, यानी कि बांटा दिया कि ये लो इस यूरेनियम का प्रयोग तुम करना ताकि समाज का कल्याण हो सके, देश के नागरिकों का कल्याण हो सके। और मान लीजिए यूरेनियम आपने ओसामा बिन लादेन को दे दिया, तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे वो, इससे क्या बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे। एटम बम ही बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो एटम बम बनाएंगे उससे। या फिर इसी यूरेनियम का प्रयोग करके आपने बिजली उत्पन्न कर ली और बिजली फिर नागरिकों तक पहुंचा दी। तो मुझे बताइए, या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा कहे जो मेडिकल साइंस से संबंधित हो कि इस यूरेनियम का प्रयोग जो है वो मेडिकल साइंस के लिए होना चाहिए। भैया मेडिकल साइंस में कैंसर वैंसर के इलाज के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन उपयोग मैंने आपको बताया किसी एक संसाधन के। किसी भी संसाधन के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक है कि इस यूरेनियम का प्रयोग एटम बम बनाने के लिए हो जाए, या फिर इस यूरेनियम का प्रयोग बिजली बनाने के लिए हो जाए, या फिर इस यूरेनियम का प्रयोग मेडिकल साइंस में कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए हो जाए। तो ये यूरेनियम के उपयोग हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ऐसा उपयोग हमें इसमें देखना पड़ेगा जो नागरिकों का अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण कर सके। मुझे बताइए, एटम बम बनाने से क्या हमारे नागरिकों का फायदा है क्या नागरिक हमारे पेट भर के खाना खा लेंगे उससे, या नागरिकों का पेट भर जाएगा क्या? आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं होता है, कल्याण करना पड़ता है। और कल्याण के लिए बिजली उत्पादन करेंगे तो बिजली से हो जाएगा काम, लेकिन ये एटम बम भी जरूरी है। पता चले कि पड़ोसी जो है ज्यादा कर रहा है, तो सबकी एक अलग अलग भूमिका है। देखिए इसको एक और शब्दों में समझिएगा। जैसे सरकार है, मुझे बताइए सरकार के पास भूमि है, क्या है, भूमि है। जब 2014 से पहले देश में केंद्र में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी भूमि उतनी ही थी। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब भी भूमि उतनी ही है। क्या देश का क्षेत्रफल बढ़ा है या कम हुआ है? क्या नहीं, कम हुआ है, नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो न तो कम हुआ है न बढ़ा है। लेकिन कोई सरकार ऐसा कह सकती है कि ये जो भूमि है, इस भूमि का आवंटन जो है हम कृषि क्षेत्र में करेंगे, कि भैया इस भूमि का प्रयोग जो है वह कृषि करने के लिए करो। और जब कृषि करी तो ध्यान रखिएगा, कृषि से क्या बनेगा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन। तो कृषि से क्या बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। और प्रोडक्शन जब बढ़ा तो इससे क्या बढ़ी, इससे ग्रोथ आई। क्या आई, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, तो ग्रोथ बढ़ी। दूसरा, जब सरकार बदली 2014 के बाद, तो हो सकता है मोदी जी ने यह कहा कि भैया अब इस भूमि का प्रयोग जो है हम उद्योगों में करेंगे। किस में करेंगे, उद्योगों में। तो उद्योगों में इसका प्रयोग किया, और जब उद्योगों में इसका प्रयोग किया तो उद्योगों में प्रयोग करने से क्या बढ़ा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा। और जब उत्पादन बढ़ा तो इससे क्या मिली, ग्रोथ मिली। क्या मिली, इससे ग्रोथ मिली। तो मुझे बताइए सरकार का उद्देश्य क्या था? अरे फाइनल क्या उद्देश्य था उनका?
उनका फाइनल उद्देश्य था ग्रोथ करना, देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, देश की समृद्धि को बढ़ाना, यही उद्देश्य है। यहां पर भी देखिए बोले आप, सरकार ने भूमि का आवंटन एक बार किसको किया, कृषि क्षेत्र को, और एक बार किसको किया, उद्योगों को। और असली उद्देश्य उनका क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ाना। तो सरकार का उद्देश्य एक ही होता है, संसाधन तो वही है भूमि, और भूमि का उपयोग उन्होंने एक बार उद्योग में किया और एक बार किसमें किया, कृषि में किया। दोनों का मतलब था आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, बस केवल इतना ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह सरकार के पास इतनी सी शब्दावली थी जो मैंने आपको बताई, ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या था, तो मैंने बताया एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार द्वारा नागरिकों को संसाधनों का आवंटन किया जाता है ताकि नागरिकों का अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। आ रही बात समझ में? तो ये तमाम बात थी इससे संबंधित। चलिए अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो आपका टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? आपने सुना होगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, आपने सुना होगा द्वितीयक क्षेत्र, आपने सुना होगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, या इसी को हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र है दोस्तों? 3 क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है, तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र जो है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, या तृतीयक क्षेत्र हम इसे कह देते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के इन्हीं क्षेत्रों को अलग अलग नामों से और जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि और संबंधित क्षेत्रों के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। मैं आपको अभी बता चुका हूं यह संबंधित का मतलब क्या है, मतलब इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र है। तो कृषि के साथ साथ मैंने आपको बताया इसके साथ साथ पशुपालन भी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मत्स्यन भी आ जाएगा, मत्स्यन मतलब पीसीकल्चर। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका वानिकी आ जाएगा, वानिकी। ठीक है, तो इससे संबंधित ये क्षेत्र यहां पर प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, ये द्वितीयक क्षेत्र का नाम है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को हम उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों के नामकरण मैंने आपको बताया कि इन इन नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, एक बात समझने की ये है कि ये जो तीनों क्षेत्र है, ठीक है, ये जो तीनों क्षेत्रों की मैंने बात करी है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है जरा वो समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबंधित क्षेत्र को बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, चतुर्थक क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, और एक पंचम क्षेत्र भी होता है जिसमें सरकार और इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, स्पष्ट रखिएगा इस बात को। तो ये बातें जो थी इससे संबंधित थी। अब देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की हम एक एक बात कर लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग प्राथमिक क्षेत्र की। ये प्राथमिक क्षेत्र क्या चीज होती है इसको जरा सा हम देख लेते हैं। देखिएगा जरा, प्राथमिक क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम प्राथमिक क्षेत्रों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है ये प्राथमिक क्षेत्र? तो सबसे पहली बात, ये जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं दरअसल। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन होगा। ठीक है, पहला बिंदु लिखिएगा, इसमें प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या है? जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जो है वह उत्पादन किसमें किया जाता है? इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। और यही प्राथमिक क्षेत्र जो है वह द्वितीय क्षेत्र उद्योगों के लिए क्या करता है? तो कच्चे माल को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, लिखिएगा अगला बिंदु, यह क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के लिए, द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है या आपूर्ति करता है, एक ही बात है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। यह दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। तीसरी बात यह है कि यह क्षेत्र जो है या इस क्षेत्र की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। इस क्षेत्र की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। सबसे कम भूमिका है, लेकिन क्या है? लेबर फोर्स सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें लेबर फोर्स है, लेकिन इसमें सर्वाधिक कार्यबल, इसमें सर्वाधिक कार्यबल, कार्यबल का मतलब होता है लेबर फोर्स, मतलब जनसंख्या, या जनसंख्या भी लिख सकते हैं। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या शामिल है। लगभग हम बात करें 51% से अधिक, 51% से अधिक इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर की हमने बात कर ली। प्राथमिक क्षेत्र से ही हमें कच्चे माल की आपूर्ति होगी, ये बात मैंने आपको बताई। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। जैसे एक प्राकृतिक संसाधन है आपकी भूमि, क्या है? भूमि। तो इस भूमि से ही तो उत्पादन किया गया है। इसी भूमि से क्या किया गया है? गेहूं का उत्पादन किया गया है। ठीक है, इसी भूमि से जो है अन्य उत्पादन भी किए गए हैं। हो सकता है कपास का उत्पादन किया गया हो। तो मैं केवल 2 ही एग्जाम्पल ले लेता हूं कि भूमि से, यह प्राकृतिक संसाधन है, और इससे क्या किया गया है? गेहूं और कपास का उत्पादन किया गया है। अब इसी गेहूं को आगे ले जाकर के, ध्यान रखिएगा, इसी गेहूं को आगे कहां पर ले जाया जाएगा? उद्योग में ले जाया जाएगा। या इसी कपास को कहां पर ले जाया जाएगा? उद्योग में। तो इंडस्ट्री में चला गया। कहां पर चला गया है? उद्योग में चला गया। तो इंडस्ट्रीज में जब चला गया तो यही गेहूं क्या होगा? फिर ध्यान रखिएगा, इसी गेहूं से क्या बनाया जाएगा? इसी गेहूं से फिर आटा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इसी गेहूं से आटा बनाया जा सकता है, या इसी गेहूं से फिर ब्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर इसी गेहूं से बिस्किट भी बनाया जा सकता है। आ रही बात समझ में? बिस्किट बना लिया। या कपास से क्या बना लिया? ध्यान रखना है, कपास से कपड़ा बना लिया। ठीक है, कपड़ा बना लिया। अब यही जो है उद्योग में गए और कपड़ा बना। अब ये आटा, ब्रेड, बिस्किट, कपड़ा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं अब ये तृतीय क्षेत्र में चली जाएगी, सेवा क्षेत्र में चली जाएगी। और सेवा क्षेत्र में जाने का मतलब है कि ये दुकान पर चली जाएगी। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में चली गई। और जब ये सेवा क्षेत्र में यानी कि दुकान पर चली गई, और जब दुकान पर चली गई तो व्यापारी इन्हें क्या कर देगा? उपभोक्ता को बेच देगा। तो ये सिंपल से भाषा में यहां पर हमने इसको समझने का प्रयास किया, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका को। ठीक है, स्पष्ट है? मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होगी। देखिए
आज मेरी भी पहली क्लास है आप लोगों के साथ में, ठीक है। अभी 3 दिन लगातार डेमो आपके चलेंगे, तो लगातार आप जुड़िएगा, समझिएगा चीज़ों को, बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने आज केवल सिलेबस को डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। उसके बाद अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है ये मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन है और शास्त्र का मतलब यहाँ पर सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके देश में कैसे ग्रोथ की जाए उसका जो है चीजें वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल मैं बाईलैंग्वेज भी कर लूंगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बताया कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 2-3 क्षेत्र हैं, जैसे कि एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीय क्षेत्र है, एक तृतीय क्षेत्र है, चतुर्थ क्षेत्र भी है जिसमें बौद्धिक गतिविधियां आ जाती है, ठीक है, और एक पंचम क्षेत्र भी है जिसमें सरकार और ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास की। और आज मैंने प्राथमिक क्षेत्र आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, और द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति इसी प्राकृतिक संसाधन से होती है। जैसे गेहूं और कपास की आपूर्ति जो है वो उद्योगों में इसी प्राकृतिक संसाधन से होती है, इसी क्षेत्र से होती है, भूमि से होती है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे तो ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला तो होगा आपका भूमि, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप लिखिएगा वानिकी। वानिकी या कि वन लिख सकते हैं, या फॉरेस्ट्री भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो वन या वानिकी हो गया, ठीक है। तो वन या वानिकी हो गया, ये भी एग्जाम्पल इसी का है। उसके बाद आप मत्स्यन भी लिख सकते हैं, मत्स्यन। मत्स्यन, मत्स्यन का मतलब है पीसी कल्चर। उसके बाद आप इसमें खनन भी लिख सकते हैं, खनन। खनन को माइनिंग बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम खनन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं तो ऊर्ध्वाधर करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर। यानी कि जब सतह की जो भूमि है यह सतह है, और सतह से जब अंदर खोदेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, खनन कहेंगे। क्या कहेंगे, खनन। आ रही बात समझ में। लेकिन उत्खनन क्या होता है तो वो भी जरा समझ लीजिएगा। उत्खनन जो होता है वह अंदर क्षैतिज रूप से होता है, ठीक है। ये क्षैतिज, भैया अगर हम इधर और इधर खोदेंगे तो क्या कहलाएगा, उत्खनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्खनन, ठीक है। तो खनन क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर होता है। और उत्खनन क्या होता है, क्षैतिज होता है। आ रही बात समझ में। दोनों ही प्राथमिक क्षेत्र के ही एग्जाम्पल है। तो भूमि हो गया, वन या वानिकी हो गया, मत्स्यन होगा, खनन हो गया, और एक और शब्द क्या है, उत्खनन। ये सारे शब्द जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो खनिज से भी यही सारी चीजें प्राप्त आपकी होती है, स्पष्ट है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ेंगे, फिर टर्शियरी सेक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे समझेंगे आप लोग, धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप मेरी भाषा को समझेंगे, है ना। मैं कुछ कमेंट देख रहा हूं कि सर हिंदी ज्यादा हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं सर अंग्रेजी ज्यादा हो गई है ना। दोनों दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के मुझे चलना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप पढ़ते रहिए, अभी लगातार 1-2 दिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, है ना। क्योंकि मैं भी आपकी भाषा को समझूंगा, आप मेरी भाषा को समझेंगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कल शाम 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।